स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम जो है विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है दोस्तों, और ये जो है इसमें जो है इसका विषय कोड है दोस्तों 200। जो साइंस का विषय कोड होता है दोस्तों 200 होता है 200। और दोस्तों इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्तों वो है दोस्तों 22। और दोस्तों इसमें समय है दोस्तों 3 आवर्स, 3 घंटे का समय है। दोस्तों इसमें जो है कुल मुद्रित पेजों की संख्या दोस्तों 5 है। और दोस्तों इसका जो माध्यम है वो हिंदी है। और दोस्तों इसमें पूर्णांक दो दोस्तों 75 अंक। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। और दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठें और हमें अपने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया बताएं कि आपको जो है पेपर का सलूशन कैसा लगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 1 से लेकर के 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। दोस्तों बताना अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। 4 ऑप्शन है 6.7 से अधिक, 5.6 से कम, 8.7 से अधिक और दोस्तों 7 से दोस्तों कम। दोस्तों जैसा कि पता है जो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों इसका pH मान दोस्तों 7 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 7 से कम होता है। और दोस्तों जो pH मान होता है दोस्तों वो विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और दोस्तों उदासीनता को दर्शाता है। जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है दोस्तों वो विलयन अम्लीय होता है, और जिस विलयन का pH मान दोस्तों 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। और जिस विलयन का pH मान ठीक 7 होता है दोस्तों वो विलयन उदासीन होता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है। दोस्तों ये प्रश्न पत्र दोस्तों सॉल्व करने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि आप जो है परीक्षा में दोस्तों जब भी आप परीक्षा में बैठें तो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बैठें और जो है परीक्षा में दोस्तों आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों पुराने प्रश्न पत्र हल करने से दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना जागृत होती है, जिससे कि आप परीक्षा में के दबाव से दोस्तों आप जो है परीक्षा के हॉल में जो है परीक्षा के दबाव से जो है फ्री होकर के आप आसानी से पेपर दे सकते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, जड़, तना, फूल, फल और पत्ती। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे की पत्ती में होती है। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। उपचयन क्रिया के दौरान दोस्तों कौन से आयन बनते हैं। OH धनायन, H ऋणायन, S धनायन, O ऋणायन और दोस्तों O धनायन, H धनायन और दोस्तों O ऋणायन, OH ऋणायन। तो दोस्तों जो उपचयन और अपचयन 2 क्रियाएं होती हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों H धनायन बनता है और दोस्तों O ऋणायन होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। 2 न्यूरॉन के बीच से जो संधि कहलाती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं। 2 न्यूरॉनों के बीच जो संधि होती है दोस्तों सिनेप्स, कोशिका संधि, तंत्रिका संधि या उदासीन संधि। तो दोस्तों 2 न्यूरॉनों के बीच जो संधि होती है दोस्तों वो कहलाती है सिनेप्स। इसका राइट आंसर दोस्तों सिनेप्स है। इसके बाद दोस्तों स्पष्ट दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी दोस्तों परिभाषा ही पूछी जाती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी पर होती है दोस्तों जहाँ पर रखी कोई वस्तु को कोई व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। दोस्तों वह दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी है जहाँ पर दोस्तों कोई व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ सकता है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। निम्नलिखित दोस्तों कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी में जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघल का जल बनना, नमक का पानी में घुलना और LPG का दहन। तो दोस्तों बताना कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों LPG का जो दहन है ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन में नहीं आता है। दोस्तों LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद दोस्तों बताना है इमली में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों पूछा जाता है इमली में कौन सा अम्ल है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों जैसा कि पता है दोस्तों इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तांबा और टिन की मिश्र धातु कौन सी है। तांबा और टिन की कांसा, पीतल और दोस्तों टाका और स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों तांबा और टिन जो मिश्र धातु है दोस्तों वो बनती है दोस्तों कांसा। कांसा का उपयोग दोस्तों बर्तन बनाने में किया जाता है और मूर्तियों और बनाने में भी दोस्तों कांसा का उपयोग किया जाता है। कांसा दोस्तों तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तांबा जो का संकेत दोस्तों होता है Cu और दोस्तों टिन का संकेत होता है Sn। इन दोनों की मिश्र धातु है दोस्तों कांसा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना दोस्तों संतरा में बताना कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो दोस्तों संतरा में दोस्तों सिट्रिक अम्ल होता है। इसको आप याद रखें, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दूसरा पूछा है पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों पुष्प में 4 भाग होते हैं। इसको आप याद रखेंगे। फ्यूज ग्रंथि को दोस्तों कौन सी ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों फ्यूज ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। फ्यूज ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि कहलाती है।
प्रकाश दोस्तों रेखा में गति करता है, तो प्रकाश दोस्तों एक सीधी रेखा में चलता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। प्रकाश एक जो है सीधी रेखा में गति करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक सही विकल्प का देखते हैं। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है दोस्तों वो कहलाती है दोस्तों न्यूरॉन। आपको याद रखना है, तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है दोस्तों वो कहलाती है न्यूरॉन। इसके बाद दूसरा, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? दोस्तों श्वेत प्रकाश जो है, जब प्रिज्म के ऊपर दोस्तों श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो दोस्तों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण का होता है दोस्तों रंगों का फैलना। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंटने की क्रिया दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों का अनुपात दोस्तों रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता है दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब वस्तु की लंबाई दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो दोस्तों कहलाता है रेखीय आवर्धन। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी मिलाना है दोस्तों, इनका सही जोड़ी मिलाना है। एक स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना। दोस्तों पहला है ऊष्मा का उत्सर्जन। दोस्तों ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों ऊष्माक्षेपी क्रिया में। इसको आप याद रखेंगे। ऊष्माक्षेपी क्रिया वह क्रिया होती है दोस्तों जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। नेफ्रॉन जो है दोस्तों वक्र की एक संरचनात्मक इकाई है, इसे नेफ्रॉन कहा जाता है दोस्तों। नेफ्रॉन को वक्र की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। दोस्तों अभिसारी दर्पण। दोस्तों अभिसारी दर्पण होता है दोस्तों पक्ष 10 दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ण विक्षेपण का दोस्तों ये होता है दोस्तों त्रिभुजाकार प्रिज्म में दोस्तों वर्ण विक्षेपण का दोस्तों किया जाता है। वर्ण विक्षेपण दोस्तों जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो दोस्तों ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहलाते हैं। बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना जो होता है दोस्तों इसका सूत्र होता है दोस्तों CaO, आप रखना कैल्शियम ऑक्साइड। इसे दोस्तों शुष्क चूना भी कहा जाता है, CaO। और दोस्तों दूरदृष्टि दोष में दोस्तों निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण दोस्तों उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों सूत्र होता है CaOCl2। इसका सूत्र लिख लें आप दोस्तों, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। इसका उपयोग दोस्तों कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 दोस्तों एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अम्ल एवं क्षार की क्रिया से क्या बनता है? दोस्तों अम्ल और क्षार की क्रिया से दोस्तों लवण बनता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, लवण और पानी बनता है। POP का दोस्तों पूरा नाम बताना है। दोस्तों POP का पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों इसको कहा जाता है। POP को प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों इसका जो उपयोग मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में और दोस्तों प्लास्टर के रूप में किया जाता है। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को दोस्तों ऑक्सीश्वसन कहते हैं। इसको आप ध्यान रखना, ऑक्सीश्वसन। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना। दोस्तों लेंस की क्षमता को P से लिखा जाता है, P=2 होता है 1/f। इसको आप याद रखेंगे। F है दोस्तों फोकस दूरी और P है लेंस की क्षमता। दोस्तों इसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम को दोस्तों लेंस की क्षमता कहते हैं। इसके बाद नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों आपको पता है नेत्र की जो जिस भाग को वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दोस्तों रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रेटिना। कि जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन अणु संयुक्त होते हैं, तो दोस्तों वो क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना जो है दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाता है। इसे दोस्तों ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण। तो जब किसी यौगिक में दोस्तों ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष से यात्रियों को जब ऊपर से आकाश देखते हैं तो दोस्तों वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला।
दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5वां में पूछा गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आप इनको दोस्तों ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्न उपयोगी हैं। और दोस्तों ये पुराने प्रश्नों को हल करने से दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि 40 से 50% प्रश्न दोस्तों इन्हीं से रिपीट होते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें और दोस्तों आप हमें आशा है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दोस्तों 2 या 3 साल के पेपरों को हल कर लें, जिससे आप पेपर में अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो दोस्तों इसकी परिभाषा है वह अभिक्रिया दोस्तों जिसमें यौगिकों के आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है दोस्तों, वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका जो Na धनायन होता है वो दोस्तों इसके ऋणायन से मिलता है, और इसका धनायन दोस्तों इसके Cl से मिल जाता है। तो AgCl अलग हो जाता है दोस्तों, और NaNO3 अलग हो जाता है। तो दोस्तों ये क्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। दूसरा प्रश्न दोषी में दोस्तों दूसरा प्रश्न था लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा लोहे की वस्तुओं को पेंट करने का जो एकमात्र कारण होता है दोस्तों संक्षारण से बचाने के लिए, अर्थात जंग लगने से बचाने के लिए दोस्तों इन पर लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। दोस्तों इसके बाद है अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड और बेस में अंतर है। तो दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों अक्सर पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, और अक्सर 2 या 3 साल में लगातार प्रश्नों में पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अम्ल व क्षार में अंतर है दोस्तों। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि दोस्तों क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल दोस्तों स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो है क्षार जो है दोस्तों स्वाद में तीखे होते हैं। तो दोस्तों ये था अम्ल और क्षार में अंतर। आप याद रखना अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो है दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल दोस्तों स्वाद में खट्टे होते हैं, और दोस्तों क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न कुछ अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आप क्या समझते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताना है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न आता है, पिछली साल तिमाही, छिमाही और वार्षिक में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देख लेते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा CO2 से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका सूत्र है दोस्तों 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और 12H2 जल के 12 अणु हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति है दोस्तों, और सूर्य का प्रकाश। इससे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है C6H12O6 ग्लूकोज कहते हैं दोस्तों इसको, प्लस 6 अणु जल के बनते हैं, और दोस्तों 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। ये क्रिया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसको आप अच्छी तरह से दोस्तों इन प्रश्नों को आप नोट डाउन करें और इनको बार बार दोस्तों अभ्यास करें, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों इनको नोट कर लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 8वां में क्या पूछा गया, प्रश्न क्रमांक 8वां पूछा गया प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 18 पूछे प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन दोस्तों जब प्रकाश किरण का जो है जब प्रकाश किरण जो किसी चिकने तल से टकराकर वापस जो उसी दिशा में माध्यम में लौटना दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों जब प्रकाश को किसी चिकने तल पर डाला जाता है तो दोस्तों प्रकाश क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसमें तो दोस्तों प्रकाश करें दोस्तों, ये मान लीजिए कोई एक चिकना तल है दोस्तों, ये चिकना तल है दोस्तों, यहाँ पे ये प्रकाश की किरण हमने डाली दोस्तों, तो ये प्रकाश की किरण जो है इसी माध्यम में क्या होगी दोस्तों, वापस लौट जाएगी। तो ये आपतित किरण कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है परावर्तित किरण। तो उसी माध्यम में वापस लौट जाना दोस्तों, ये प्रकाश का ये दोस्तों अवलंब होता है। ये दोस्तों कोई पृष्ठ है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में डाला जाता है तो दोस्तों चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, तो उसी माध्यम में क्या होता है दोस्तों, वापस हो जाता है। तो इस क्रिया को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों दो नियम हैं। एक तो दोस्तों
इसके बाद दोस्तों प्रश्न दूरदृष्टि दोष से क्या कहते हैं। तो दोस्तों दोस्तों दो प्रकार के हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। दोस्तों दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं दोस्तों, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो दूरदृष्टि दोष कहलाता है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष को के निवारण के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं जो है तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु जो है पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक अगला 10वां देखते हैं। 10वां दोस्तों पूछा गया है न्यूरॉन किसे कहते हैं। जैसे पूछा है दोस्तों न्यूरॉन किसे कहते हैं, दोस्तों न्यूरॉन के बारे में बताना है। तो दोस्तों न्यूरॉन जो है दोस्तों, न्यूरॉन एक जो है दोस्तों न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन को दोस्तों तंत्रिका कोशिका भी तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक दोस्तों और एक जो है क्रियात्मक इकाई होती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और दोस्तों क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद दोस्तों भोजन में लार की क्या भूमिका होती है, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लार में जो है भोजन में क्या भूमिका होती है, तो दोस्तों लार मानव मुख में दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों इस एंजाइम को याद रखो, मानव के मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों यह एंजाइम क्या करता है, यह एंजाइम भोजन में उपस्थित दोस्तों ग्लूकोज को दोस्तों माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है, माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जो आसानी से आहार नाल में दोस्तों पच जाता है। ये दोस्तों ये है इसकी भोजन में लार की भूमिका। तो दोस्तों लार में एक टाइलिन एंजाइम कहलाता है, जो दोस्तों ग्लूकोज को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करके भोजन को लसलसा बनाता है, और जिससे कि भोजन आहार नाल में आसानी से पचता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला है दोस्तों, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। दोस्तों बताना ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर, ग्रह दोस्तों जो है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं दोस्तों, और ग्रहों के से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं दोस्तों के मार्ग में औसत परिवर्तन ना के बराबर, औसत परिवर्तन जो होता है ना के बराबर होता है, इसलिए ग्रहों को की आवासीय स्थिति स्थिर रहती है और ग्रह टिमटिमाते नहीं दोस्तों, ये इसका मेन कारण है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न के वहाँ पूछा है वियोजन किसे कहते हैं। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया बताना, वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया का दोस्तों परिभाषा ये है, वियोजन अभिक्रिया इसको आप नोट कर लें दोस्तों। सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। दोस्तों ये प्रश्न आधे से ज़्यादा प्रश्न रिपीट होंगे अभी आपकी त्रैमासिक या अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक वियोजन किसे कहते हैं, वियोजन की परिभाषा है प्रश्न क्रमांक 13 में। तो दोस्तों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित होकर के 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, तो दोस्तों वो क्या आता है वियोजन। दोस्तों ये CaCO3 ये चूना है, CaCO3। इसको जब दोस्तों गर्म करेंगे तो दोस्तों इसमें दोस्तों इसका एक O इस Ca से जुड़ जाएगा तो बनेगा CaO। अब बचे दोस्तों इसमें एक O बचा और CO2, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों और CaO बनता है। ये शुष्क चूना कहलाता है दोस्तों। तो इसमें एक पदार्थ जो है दोस्तों 2 भागों में क्या हो गया परिवर्तित टूट जाता है, तो जो ये कहलाती है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में दोस्तों इसका विपरीत होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न के बाद अगला पूछा है कि ऑक्सीजन शोषण और अनाक्सीय शोषण में अंतर। तो दोस्तों ऑक्सीजन शोषण में जो है ये क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है, जबकि यह क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है। दोस्तों ऑक्सीजन शोषण में 38 ATP अणु बनते हैं। ATP दोस्तों होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दोस्तों इसमें 2 ATP अणु बनते हैं, इसको आप याद रखते हैं। अनाक्सीय शोषण में इसमें 38 ATP बनते हैं, इसमें 2 ATP बनते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है खाने वाले सोडा रिडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। बहुत ही IMP क्वेश्चन दोस्तों, इसको IMP लगाएं, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों रिडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन
दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं दोस्तों, वह रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये अभिक्रिया उदाहरण है Zn प्लस CuSO4। Zn दोस्तों जिंक कहलाता है, CuSO4 दोस्तों कॉपर सल्फेट कहलाता है। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट है और दोस्तों Cu अलग हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जिंक का दोस्तों ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये और दोस्तों Cu का जो दोस्तों हो रहा है अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, इसलिए दोस्तों ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों खाने के सोडा का दोस्तों रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है खाने के सोडा। तो दोस्तों इसको याद रखें, खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है दोस्तों। सोडियम इसका एक दूसरा नाम है दोस्तों बेकिंग सोडा। ये दोस्तों पाउडर के रूप में होता है और दोस्तों इसका उपयोग भोजन निर्माण में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है खाने वाले सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, या इसका एक नाम अन्य है दोस्तों बेकिंग सोडा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक है अगला है दोस्तों अभिकारक और अभिक्रिया में क्या। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों अभिकारक एवं उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों अभिकारक उत्पाद की परिभाषा है बताना दोस्तों, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ दोस्तों क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं दोस्तों उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया दी दोस्तों, जैसे दी है Na प्लस Cl2, तो दोस्तों इस क्रिया से बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं दोस्तों, तो यहाँ 2 करेंगे और यहाँ दोस्तों 2 कहते हैं। और दोस्तों ये तीर का चिन्ह है, तीर के जो दोस्तों बाईं ओर के ये पदार्थ होते हैं ये दोस्तों कहलाते हैं अभिकारक, जो अभिक्रिया में क्या करते हैं भाग लेते हैं, इन्हें अभिकारक कहते हैं दोस्तों, या और क्रियाकारक भी इन्हें कहा जाता है। और जो तीर के दोस्तों दाईं ओर के पदार्थ होते हैं वो दोस्तों उत्पाद कहलाते हैं, या दोस्तों इन्हें क्रियाफल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रियाफल। इनका एक नाम क्रियाफल भी है और इन्हें दोस्तों क्रियाकारक कहा जाता है। तो दोस्तों ये था क्रिया अभिकारक और दोस्तों ये थे उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं या यूँ कहें कि तीर के बाईं ओर के पदार्थ ये अभिकारक कहलाते हैं, और तीर के जो दाईं ओर के पदार्थ हैं जो क्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं वो दोस्तों को उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये आपके दोस्तों 16 प्रश्न थे जिसने दोस्तों हमने सॉल्व किए हैं। आगे के प्रश्नों को दोस्तों हम आगे के पार्ट में डाल देंगे। दोस्तों आई होप यू आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आपको पेपर कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों आप, और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।